बढ़ते हैं आगे, डिस्कशन को बढ़ाते हैं एंड लेट अस डिस्कस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेन डायग्राम्स. वेन डायग्राम्स इज अ pictorial way of representing set, and this was invented by the mathematician Venn. और इसमें होता क्या है, बेसिकली आप यूनिवर्सल सेट जो होता है, जो कि जिसका मैंने डेफिनेशन आपको दिया था, द लार्जेस्ट सेट पॉसिबल, उसके आगे कोई सुपर सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके बियॉन्ड कोई सेट नहीं होगा, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट. उसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे दैट इज़ कैपिटल यू एंड विद दीज डैशेस. और यूनिवर्सल सेट के लिए जो डायग्राम सिंबल होगा दैट विल बी सिंपली अ रेक्टेंगल. तो अगर आपको रेक्टेंगल बना हुआ दिखाना पड़ जाए तो दैट रेक्टेंगल विल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, एंड विद इन दैट यूनिवर्सल सेट एनी अदर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. अब साफ सीधी बात है, इसके सबसेट्स भी होंगे. तो इसके सबसेट जो भी होंगे, मान लीजिए सेट ए कोई सबसेट है, तो वो जो सबसेट होगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर डिनोट करा जाएगा यूजिंग सर्कल्स. तो ऑल सबसेट्स will be denoted using circles. तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, बहुत अच्छा था. सपोज आई हैव अ यूनिवर्सल सेट लाइक दिस. लेट मी जस्ट लेबल u here, and the situation is universal set contains, let's say, first 10 natural numbers. आई एम नॉट, हम इस सिचुएशन में यूनिवर्सल सेट को थोड़ा श्रिंक कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर ये नहीं होता कि यूनिवर्सल सेट सिर्फ 10 नेचुरल नंबर का होगा तो आप कहने लग जाएं कि सर इसके बियॉन्ड भी तो नेचुरल नंबर लिए जा सकते थे. ये तो यूनिवर्सल की डेफिनेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया आपने. हम अभी वेन डायग्राम को समझने के लिए अपना सेट को थोड़ा फाइनाइट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन इनफाइनाइट सेट. तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं. मान लीजिए कि हमारे को सिर्फ 10 नेचुरल नंबर के बारे में ही जानकारी है, हम 11वें नेचुरल नंबर को जानते ही नहीं. ठीक है, अब मान लेते हैं एक सेट ए है. ए सेट में लेट्स टेक द इवन नंबर्स विच आर इन दीज नेचुरल नंबर. तो ये हो जाएगा जी 2, 4, 6, 8 एंड 10. तो अगर मुझे ये चीज़ वेन डायग्राम में शो करनी है तो फॉर दैट आई विल यूज अ सर्कल टू रिप्रेजेंट सेट ए, एंड इन दैट सेट आई विल सिंपली मेंशन आउट द एलिमेंट्स. ये सेट ए हो गया. अब इसमें मैं ये एलिमेंट्स लिख दूंगा 2, 4, 6, 8, 10. ये इवन नंबर्स इसमें इंक्लूड हो गए. तो जो एक्सक्लूड होंगे, जो कि हमारे ऑड नंबर्स होंगे, वो आउटसाइड द सेट लिखे जाएंगे, जैसे 1, 3, 5, 7 and 9. So this is how we represent a set in a pictorial format, and this was designed by the mathematician Venn. Hence these are called Venn diagrams. Now we will go into deeper detail of understanding Venn diagrams also, but उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे which comes under the heading of operations on sets. अब हम सीखने जा रहे हैं operations on sets, union of sets. यूनियन करना मतलब यूनाइट करना, सिंपल सा मीनिंग है इसका, समझते हैं. लेट देयर बी टू सेट ए एंड बी. ठीक है, मान लेते हैं दो सेट हैं ए एंड बी. तो पहले तो ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करा कैसे जाता है वो समझते हैं. देन ए यूनियन बी इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. यू यूज अ सिंबल यू. दैट इज़ वाई जब मैं आपको यूनिवर्सल सेट का सिंबल बता रहा था तो मैंने वहाँ डिस्टिंग्विश करने के लिए उस यू के ऊपर 2 डैशेस लगाए थे. यहाँ देख रहे हैं आप यूनिवर्सल सेट में ये सिंबल हमने जो यूज़ किया था यूनिवर्सल के लिए, इसमें 2 डैश लगाए थे ऊपर टू जस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनियन एंड यूनिवर्सल. तो यूनियन की डेफिनेशन समझते हैं. अगर 2 सेट है हमारे पास ए और बी, देन ए यूनियन बी इज डिफाइंड एज अ सेट which contains all the elements of set A and all the elements of set B, considering the common element taken only once. So what does A union B actually denotes?
ए यूनियन बी के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लीजिए ए यूनियन बी के लिए सेट ए ले लिया, सपोज सेट ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी पी क्यू आर, और मैंने सेट बी ले लिया पी क्यू आर, let's say x y z. Now when I ask you to unite these two sets, then union simply means आप उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो दोनों सेट में आ रहे हैं, और साथ में ये मेक श्योर करेंगे जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, पी क्यू आर ये रिपीट हो रहे हैं, तो इनको एक ही बार लिखना है आपने, मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना। तो यू विल गेट यूनियन एज ए बी सी पी क्यू आर XYZ. This is concept of union. So basically definition के according all those elements of set A and all those elements of set B are counted, but making sure that no element is repeated. सारे element आने चाहिए. Basically union set should act like a superset for both A and B. So here I can conclude also that A union B is a superset of A, and A union B is a superset of B also. I hope you remember the definition. This is the Venn diagram for A union B. यहाँ पर हमारे पास सेट A है and this is set B. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूनियन करना मतलब we will consider this entire two circles, और इसमें आपका जो सेट A का एरिया कवर हो रहा है उसमें आपके A B C आएंगे आउटसाइड दिस कॉमन रीजन, एंड इस कॉमन रीजन में 3 एलिमेंट्स आएंगे एंड दोज एलिमेंट्स आर P Q एंड R. तो वो कॉमन एलिमेंट्स हो गए, एंड X Y Z आर लोकेटेड इन सेट B. तो इन कॉमन एलिमेंट्स के लिए भी हमारे पास एक स्पेशल नाम होता है जो हम नेक्स्ट डेफिनेशन में पढ़ेंगे, विच कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. यूनियन के बाद आती है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन. तो एज द नेम सजेक्ट, इंटरसेक्शन मतलब जहाँ कुछ आपस में ओवरलैपिंग आ रही होगी इन द सर्कल्स, दैट रीजन इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन, एंड इट इज डिफाइंड एज द collection of, it is a set basically, and that set is defined as the collection of common elements between the two sets. तो अगर मैं बोलता हूँ कि A इंटरसेक्शन B, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम सिंबल उल्टा कर देंगे, और A इंटरसेक्शन B के अंदर यहाँ से अगर आप देख के आंसर बताएं तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट A इंटरसेक्शन B विल कंटेन 3 elements, that is P Q and R. That is why this region is called A intersection B, which I am going to highlight right now. इस region को हम A intersection B नाम देंगे. This is the diagram for intersection of two sets. अब before I proceed further, let us understand one more definition of union and intersection, which is more mathematical. ये तो हमने अभी जो समझा ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा, अब जनरलाइज कर देते हैं A union B को. So for A union B, if we have this definition that A union B is a set of all elements that is X, such that X is either an element of A or X is an element of B. जब हम यूनियन की बात करेंगे तो हम एक ऐसा रैंडम X सेलेक्ट कर रहे हैं, X इज एन एलिमेंट, बेसिकली A यूनियन B में एलिमेंट्स होंगे. अब यहाँ देखिए जब हमारे एग्जाम्पल में A यूनियन B में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे थे, वी वर गेटिंग A B C P Q R X Y Z. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं. अब इफ आई रैंडमली चूज एनी एलिमेंट देन इट माइट बी ऑफ सेट A, इट माइट बी ऑफ सेट B, इट माइट बी ऑफ बोथ. तो दैट इज वाई जब माइट बी और माइट नॉट वाली सिचुएशन होती है तो हम ये और सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो हमने एलिमेंट चूज करा वो कौन से सेट से आ रहा है तो वो A यूनियन B का मेंबर, बट A यूनियन B में 2 सेट से एंट्रीज आ रही हैं, एक सेट A से एक सेट B से. आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट वेयर 2 सब्जेक्ट्स आर बीइंग टॉट, वन इज ऑफ अकाउंट्स एंड द अदर वन इज ऑफ मैथ्स. तो अगर बच्चा मान लीजिए उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग से निकलता है, तो मान लीजिए सेट A में जो बच्चे हैं वो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, सेट B में जितने बच्चे हैं वो मैथ्स के स्टूडेंट हैं. इफ अ स्टूडेंट कम्स आउट ऑफ द बिल्डिंग, देन
you will say that the child is either studying accounts in the coaching or studying maths, क्योंकि आप देख के कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाओगे. बट इफ़ आई गिव यू अ सिचुएशन लाइक दिस कि अब जो बच्चे निकलेंगे वो बच्चे दोनों कोचिंग लेते हैं, तो उसमें वो एंड वाली सिचुएशन आ जाएगी. सेट ऑफ ऑल एक्स इंटरसेक्शन के लिए वी हैव दिस डेफिनेशन, ए इंटरसेक्शन बी इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए एंड आएगा एक्स इज अ मेंबर ऑफ बी. तो जब दोनों सिचुएशन कवर हो रही हैं देन वी से दैट वी आर कॉन्फिडेंट एंड वी आर टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट दिस रीजन विच इज़ अ कन्वेक्स शेप. अगर आपने कन्वेक्स लेंस देखा हो अपना फिजिक्स लेक्चर में तो आपको मालूम होगा कि ये कन्वेक्स शेप जो होती है इसमें वो बच्चे इंक्लूड होंगे जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं. ये मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ. बेसिकली इंटरसेक्शन में क्या लेना है, हमें कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं. तो आपको ये भी नोट डाउन करना है अपने नोट्स में that A union B has a definition of mathematical definition like this and A intersection B has mathematical definition like this. अब बढ़ते हैं आगे, यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं. और इसमें जो हम डिस्कशन लेंगे दैट इज ऑफ, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. कुछ यूनियन के ऊपर लॉज हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, लॉ कह लीजिए, विच आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन सेंस. सो द फर्स्ट लॉ इज क्वाइट ऑब्वियस. यहाँ पे देखिए, ये आपको सब नोट डाउन करने हैं. फर्स्ट लॉ सेज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बात एक ही है. इसको बोला जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ. और सेकंड लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी करके बाद में सी के साथ यूनियन करिए, या पहले बी और सी को यूनाइट करके ए को फिर बाद में यूज करिए. दिस आंसर रिमेन्स सेम एंड दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ. एनी फिल्ड सेट या कंप्लीट सेट या नॉन एम्प्टी सेट व्हेन यूनाइटेड विद एन एम्प्टी सेट गिव्स दैट फिल्ड सेट ओनली. ऑब्वियस सी बात है, अगर एक फिल्ड क्लासरूम है उसको आप एक एम्प्टी क्लासरूम के साथ यूनाइट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको एक फिल्ड क्लासरूम ही मिलेगा. तो ए यूनियन फाई और फाई यूनियन ए, विच एवर वे यू वांट, इज ए ओनली. इसको बोला जाता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, बिकॉज फाई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट थ्योरी. अब ए को खुद के साथ यूनाइट करेंगे तो ए ही आएगा. इसके लिए एक अजीब सा नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ, एंड दिस इज basically derived from the Greek language. We'll not go into the meaning, we just need to remember the law. अगर आप पूरे यूनिवर्सल सेट को यूनाइट कर दें सेट ए के साथ, क्योंकि ए तो यूनिवर्सल का सबसेट होगा, तो यू विल अल्टीमेटली गेट द यूनिवर्सल सेट. सो दिस इज द फिफ्थ लॉ ऑफ यूनियन. तो फिफ्थ लॉ बड़ा सिंपल है कि अगर मान लीजिए आपके पास लेट्स टेक इंटीजर सेट है यूनिवर्सल सेट, और ए सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है, तो इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स को जब आप यूनाइट करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, यू विल ऑब्वियसली गेट इंटीजर्स, क्योंकि हमें उसमें वही एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में आ रहे हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार काउंट करना है. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. सिमिलरली वी हैव प्रॉपर्टी ऑन इंटरसेक्शन ऑल्सो. So these are the properties on intersection. First property is again commutative law, A intersection B is same as B intersection A. Second is associative law. The order of three sets में order does not matter. It is true for more than three set also. And third is law of phi and law of universal. दोनों इकट्ठे दे दिए यहाँ पर. जब आप phi में से intersect करवाएंगे set A को, if you are going to search something common between an empty set and a filled set, you will get empty set as the common thing. क्योंकि phi और A में what is common between a filled classroom and an empty classroom? Nothing but tables and chairs, and table and chairs represent what? Represents emptiness. तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं. तो यूनिवर्सल सेट और सेट ए में मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसकी पूरी बिल्डिंग है, वो यूनिवर्सल सेट हो गया, और ए एक क्लासरूम है, तो यूनिवर्सल सेट यानी पूरी बिल्डिंग में और क्लासरूम में अगर आप कॉमन ढूंढने जाएंगे तो क्लासरूम ही आएगा. ठीक है ना, क्योंकि जो क्लासरूम के एलिमेंट्स हैं वो पूरी बिल्डिंग के अंदर इंक्लूडेड हैं. तो दिस इज द कॉमन पार्ट बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए, दैट इज सेट ए इटसेल्फ. फोर्थ लॉ इज अगेन ए इंटरसेक्शन ए इज सेट ए. ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है.
शायद कॉमन सेंस को ही ये ग्रीक भाषा में आइडेम्पोटेंट बोलते होंगे। तो फिफ्थ लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बी और सी के बीच में यूनियन हो रहा है, जो आंसर आ रहा है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जा रहा है। दिस इज सेम एज यू फर्स्ट टेक इंटरसेक्शन बिटवीन ए एंड बी and also take intersection between A and C and then unite those two answers. So ये distributive law कैसे work करता है, we will understand it. Now we have one more distributive law and that is we can have union outside and intersection inside the brackets. तो ये union distributes over intersection वाली situation हो जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा A union B. Then we will put an intersection symbol and we will get A union C. So these are our properties of union as well as intersection. अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में. आफ्टर intersection union we have third possibility of operations on set, that is disjoint sets. डिसजॉइंट सेट एज द नेम सजेस्ट, दो सेट होंगे जिसमें आपस में इंटरसेक्शन नहीं हो रही होगी. इसका मतलब उस समय जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी होगा. तो वी विल रिप्रेजेंट डिसजॉइंट सेट सिंबॉलिकली लाइक दिस. टू सेट्स इन विच देयर इज नथिंग कॉमन एंड वी कैन से दैट देयर इंटरसेक्शन इज फाई, एम्प्टी. एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं जैसे सेट ए इज सेट ऑफ अल्फा वॉवल्स AEIOU and set B is set of consonants B, C, D, X, Y, Z. अगर ये सिचुएशन दे रखी है तो ऑब्वियसली A एंड B में कुछ भी कॉमन नहीं होगा एंड वी विल गेट 5 एम्प्टी सेट. और इसका जो वेन डायग्राम स्ट्रक्चर है वो देखिए वो क्या होगा. वेन डायग्राम में वी विल गेट अ पिक्चर लाइक दिस. तो बस आपको दो सेट बना देने हैं और उन दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा. दे विल बी सेपरेटेड एंड दे विल बी बेसिकली डिसजॉइंट एंड वी कैन रिप्रेजेंट A इंटरसेक्शन B हेयर इज 5. इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है बिटवीन द टू सेट. तो दिस इज द डायग्राम फॉर डिसजॉइंट सेट. नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं विच इज कॉल्ड difference of two sets. difference of two sets. यहाँ पर हम सेट सब्ट्रैक्ट करने सीखेंगे. बेसिकली इट इज़ नॉट एक्चुअल सब्ट्रैक्शन विच यू हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस. डिफरेंस में बेसिकली होता क्या है, वी हैव टू काइंड ऑफ डिफरेंस. वन इज A माइनस B. अगर मैं A में से B सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इट मीन्स it is a set of X such that X is only belonging to set A and X does not belongs to set B. This is definition of A minus B. Purely set A का member अगर होगा तो हम कहेंगे कि वो purely set A में लाई करता है, यानी only A में लाई करता है. तो इसको हम mathematically ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो this represents only A. And if I ask you to write B minus A का mathematical definition, then this is set of X such that X belongs to B and X does not belongs to A. X इस बार B का member तो है but A का member नहीं है. So this is the definition for B minus A. और इसको बोला जाएगा इंग्लिश, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वी विल गेट ओनली B. फॉर दिस वी हैव द स्टेटमेंट ओनली B. इसके लिए वेन डायग्राम भी देखेंगे अभी. सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं. जो हमने यहाँ पर अभी दो सेट कंसिडर करे थे इन विच वी वर हैविंग A एज A, B, C, P, Q, R and another set B as P, Q, R, X,
वाई जेड। जब ए माइनस बी की बात होगी तो उसमें सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं आपने जो सिर्फ ए में लाई करते हैं एंड विच आर नॉट इन विच आर नॉट कॉमन विद बी एंड हैव नथिंग टू डू विद सेट बी। तो द एलिमेंट्स आर ए बी एंड सी, दीज आर ओनली मेंबर्स ऑफ सेट ए। वेयर एज जो पी क्यू आर हैं, ये जो 3 मेंबर्स हैं और ये हमारे बी के साथ शेयर हो रहे हैं, तो इसलिए ये ए माइनस बी में नहीं आ सकते। एंड बी माइनस ए की डेफिनेशन के हिसाब से only members of B which are purely existing in B and not getting shared with A. So those 3 members are X, Y, Z. Now let us understand the Venn diagram. For A minus B, this is the region which is territory of set A not getting shared by set B. तो ये जो पोर्शन है हमारा, इसको बेसिकली क्रीजेंट मून जो कहते हैं हम, दिस इज एक्चुअली वेन डायग्राम में ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, विच इज ऑल्सो आवर ओनली ए। इसको हम ओनली ए भी कहते हैं। एंड ओवर हेयर दिस इज ओनली बी। तो ये हमारा ओनली बी का रीजन है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं, विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लेट अस टेक इनटू कंसिडरेशन नेक्स्ट डेफिनेशन, complement of a set. Complement of a set means opposite of a set. What do I mean by opposite? Suppose I have set A, ठीक है, then opposite of A is represented with a symbol like this, A dash. Either you use a dash or you simply write A and उस पे छोटा सा C डाल दीजिए, which is A complement. Definition of A complement is the region excluding set A. Set A को छोड़ के जो भी आएगा वो सारा का सारा A complement का पार्ट कहलाएगा। तो if I want to write definition of A complement, it is simply set of X which is not a member of A. Simply आप इसको ऐसे लिख के भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपको ये स्टाइल नहीं पसंद तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A complement is actually set of X which is in the region of universal set but you have to exclude set A. उस रीजन में आप अगर X कोई भी पिक करेंगे तो वो A के कॉम्प्लीमेंट रीजन का मेंबर हो जाएगा। We have a Venn diagram for this also. Let us take that. तो आप देख रहे हैं इस रीजन में in the figure that the background of A is represented by A complement. तो A complement is what? This background region, पूरा का पूरा। अगर आप इस पूरे बैकग्राउंड को कंसिडर करेंगे तो ये A का कॉम्प्लीमेंट रीजन कहलाएगा, which is actually obtained by subtracting set A from universal set. अगर आप set A को यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देंगे तो you will get this background. तो सेट A वाइट से शो करा हुआ है और बैकग्राउंड लाइट ग्रे से शेड करा हुआ है, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास, लेट अस डिस्कस दोस प्रॉपर्टी ऑल्सो। Now these are few laws or you can say properties. The first one is law of complements. First law is the union of set A and its complement will give you universal set. Obviously देखिए डायग्राम में, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर आपका सेट A जो सेंटर वाला सर्कल है, इफ़ आई यूनाइट दिस सर्कल with the external background which is gray in color, then I will get the entire universal set. And there is nothing common between this center circle, ये जो मेरा सेंटर में सर्कल दिया हुआ है इसमें और बैकग्राउंड में कुछ भी कॉमन नहीं है, hence their intersection is going to be phi. So this is the second part of the complement law. Before I discuss this law, डी मॉर्गन्स लॉ, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले लॉ नंबर 3 देखिए, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ए का कॉम्प्लीमेंट किया यानी उसका बैकग्राउंड लिया, उस बैकग्राउंड का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये वापस से वाइट सर्कल आ जाएगा। आई होप ये समझ में आता है, नथिंग क्या कहते हैं फैंसी हेयर, सिंपल सा लॉ है।
बेसिकली मैं इसको भी एक एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ आपको। जैसे सपोज आप कहते हैं सेट ए इज़ सेट ऑफ वावल्स, तो अगर ये वावल्स का सेट है तो व्हाट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट विल बी कॉन्सोनेंट्स, एंड वापस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या देगा आपको? वापस आपको वावल सेट दे देगा। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्या कहते हैं डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। एंड इफ़ यू से कि सर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा या फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर आपको लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड फोर्थ लॉ में अगर आप देखेंगे तो एम्प्टी सेट के बारे में भी दिया हुआ है एक लॉ, और एक यूनिवर्सल सेट के बारे में भी दिया हुआ है, which is actually derived from common sense after understanding Venn diagrams, कि यूनिवर्सल सेट का तो कुछ कॉम्प्लीमेंट होगा नहीं, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज फाई। एंड फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एम्प्टीनेस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एम्प्टीनेस का कॉम्प्लीमेंट होता है कंप्लीट, तो कंप्लीट तो हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसलिए व्हेन यू टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई यू विल गेट यूनिवर्सल सेट। अब आ जाते हैं सेकंड लॉ पे, विच इज़ डी मॉर्गन्स लॉ। ये थोड़ा बच्चों को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है कि सर ये क्या कैसे हुआ कि ए यूनियन बी दो सेट को यूनाइट करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वी विल गेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। लेट अस टेक द फर्स्ट केस एंड सेकंड केस साइमल्टेनियसली, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दो सेट कंसिडर करते हैं डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट अस कंसिडर a rectangular region, and we know what is the name of this rectangular region. This rectangular region represents universal set. Now in this universal set I am going to consider two set by represented using these two circles. Just a second, इसकी थोड़ी करेक्शन करनी पड़ेगी। So yes, now this is set A, this is let's say this is set A and this is set B. Then according to the law which is फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि अगर आप दो सेट को यूनाइट करके उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इट इज़ सेम एज फर्स्ट टेक द कॉम्प्लीमेंट्स इंडिविजुअली and then take their intersection. Now if I ask you what is the complement of set A here, what is the complement of A union B here, तो A union B का complement तो पूरा background हो जाएगा ये, तो I am just shading it randomly, तो A union B का complement हो गया ये। So let's we have actually considered the diagram for left hand side, so this represents complement of A union B। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड विच इज़ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके लिए मुझे एक बार ये डायग्राम फिर से कंसिडर करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, वी कैन ड्रॉ दिस अगेन ऑल्सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ अगेन दिस इज माई यूनिवर्सल सेट एंड लेट्स टेक two circles and these two circles represent A and B individually, set A, set B. Now what is complement of set A? Complement of set A is everything excluding set A. आपने set A को भूल जाना है और बाकी सारा रीजन इसमें इंक्लूड कर लेना है। तो आपको क्या लगता है उसमें सिर्फ बैकग्राउंड आएगा या फिर सेट बी का भी कुछ पार्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। एंड सेट बी का ये वाला पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो दिस इज एक्चुअली डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। एंड इफ आई आस्क यू साइमल्टेनियसली व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट देन, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यू विल ईजिली से कि सर इसमें आप बैकग्राउंड ले लीजिए, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के जो भी रीजन आएगा, तो एक तो बैकग्राउंड आएगा उसमें, एंड व्हाट एल्स विल कम फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, रीजन ऑफ सेट ए, सेट ए का रीजन आएगा। नाउ इफ आई आस्क यू कि
where are these two regions giving intersection? A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, मतलब रेड लाइंस एंड अर्लियर जो मैंने वाइट लाइंस बनाई थी वो कहाँ मर्ज कर रही हैं? ऑब्वियसली इन द बैकग्राउंड. तो हमारा ये बैकग्राउंड जो है, दिस इज द पोर्शन वेयर द रेड लाइंस आर मर्जिंग विद द वाइट लाइंस, एंड दिस इज ऑलरेडी बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द LHS डायग्राम. तो हम कह सकते हैं कि RHS का जो डायग्राम है वो एट द एंड ऑफ द डे तो वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है जो लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि RHS में हमें कहा जा रहा है A कॉम्प्लीमेंट ढूंढो, मैंने ढूंढ दिया था पहले. उसके बाद RHS में कहा जा रहा है B कॉम्प्लीमेंट ढूंढो, वो भी ढूंढ दिया. उसके बाद कहा जा रहा है जी दोनों का इंटरसेक्शन लो. तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ बन रहा था? बैकग्राउंड में बन रहा था, एंड विच वॉज ऑलरेडी बीइंग टोल्ड फ्रॉम द फर्स्ट diagram which is drawn on the left side. So from here we can conclude that De Morgan's law hold. De Morgan is basically a mathematician जिसने law बनाया है. And similarly we can derive law number 2 which I am giving for you people to try, which is simply A intersection B whole complement. This is equal to A complement union B complement. सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या ये कहना चाहता है. ज़्यादा इसमें कोई है नहीं इतना कुछ टफ जितना देखने में लग रहा है. समझते हैं इसको. तो लेफ्ट साइड का डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले. दिस इज माय यूनिवर्सल रीजन एंड दीज आर माय two sets A and B. Now when they are saying they want to find complement of A intersection B, तो LHS में जो मेरा डायग्राम बन रहा है, that is LHS में on left side I am having A intersection B whole complement, which means I am going to cover which region? I am going to cover the background and I am going to cover some portion of set A. Complement of A intersection B का मतलब सिंपली क्या हुआ? आपका बैकग्राउंड आएगा, सेट A आएगा, पार्शली सेट B आएगा, सिर्फ इंटरसेक्शन रीजन छूट जाएगा. इंटरसेक्शन रीजन अगर बोला जाता तो हम उसको मार्क करते थे, अब हमें उसका बैकग्राउंड बोल रहा है मार्क करने को, तो हमने वो हाईलाइट करके दिखा दिया इन द डायग्राम. नाउ व्हेन आई टेक द राइट साइड में कॉम्प्लीमेंट ऑफ A we have to consider two diagrams again, and we have to see how we are going to reach to our answer, which is on LHS. Now please pay attention. ये हमारा सेट A है, ये सेट B है. When they are saying A complement, देखिए RHS में क्या दिया है सेकंड डी मॉर्गन लॉ में? A complement union B complement. First of all we should know what is A complement. A complement is everything except set A. तो ये हो गया. B का कुछ हिस्सा ये आएगा, ये बैकग्राउंड आएगा, राइट. एंड what is B complement? Everything except set B. This is set A, this is B. Then B complement is this thing. This represents B complement. Exclude the set B and take everything else. Now, if I ask you the first diagram of A complement and second diagram of B complement, what will they give when they are united? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनको यूनाइट कर दो, तो A complement यूनियन B complement करो तो क्या आएगा? तो A complement यूनियन B complement में आपके कौन कौन से रीजन आने चाहिए? मीन्स आप यूनियन की डेफिनेशन रिकॉल करिए. इट शुड हैव
all the elements of A complement as well as it should have all the elements of B complement taking the common elements only once. तो इसका मतलब बैकग्राउंड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड तो A कॉम्प्लीमेंट में भी है, B कॉम्प्लीमेंट में भी है. बैकग्राउंड मतलब ये रीजन, ये वाला बैकग्राउंड हमारा, दिस इज इन बिटवीन इन बोथ A एंड B, तो बैकग्राउंड आएगा. B कॉम्प्लीमेंट का ये रीजन भी आना चाहिए, दिस रीजन शुड ऑल्सो बी कंसिडर, क्योंकि उसमें बोला है कि B कॉम्प्लीमेंट का अगर पार्ट है तो वो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का भी पार्ट होगा. एंड A कॉम्प्लीमेंट का ये रीजन भी आना चाहिए. तो अगर ये रीजन भी आ रहा है और ये रीजन भी आ रहा है तो फाइनल पिक्चर क्या होगी, दैट विल हैव एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग व्हाट, एक्सक्लूडिंग दिस. फाइनल पिक्चर में आपके पास सिर्फ ये रीजन नहीं होगा विच इज़ योर इंटरसेक्शन रीजन, बाकी सब कुछ होगा. तो अगर इंटरसेक्शन रीजन अवेलेबल नहीं होगा विच आई एम इरेजिंग बिकॉज ये एक्सक्लूडेड है, तो उस समय क्या होगा, आपके पास जो पिक्चर बनेगी दैट विल बी एग्जैक्टली सेम एज योर पिक्चर ऑन लेफ्ट साइड. तो ये आपस में यूनाइट करके इसी पिक्चर की तरफ लैंड करेंगे एंड दिस विल प्रूव अवर डी मॉर्गन्स लॉ नंबर 2. आई होप दिस इज क्लियर. थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, तो बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू.